नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास ना छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास संचालनालय का एक अहम विज्ञापन है। हाँ, मैंने भी देखा है इसे। ये मिशन शक्ति के तहत है। रायपुर में जो महिला हेल्पलाइन 181 चलती है, उसमें कुछ पोस्ट निकली हैं भर्ती के लिए। हाँ, और ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है ना। इससे ये भी समझ आता है कि सरकार जो है वो मिशन शक्ति जैसे अपने जरूरी प्रोग्राम्स के तहत महिला हेल्पलाइन जैसी जो सेंसिटिव सेवाएं हैं, बिल्कुल। उनको चलाने के लिए कैसे लोग ढूंढ रही है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और पूरी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करती है। सही कहा। तो आज हम इसी विज्ञापन पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हाँ, करते हैं। देखेंगे कि कौन से पद हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा और ये सब जरूरी क्यों है। खासकर उनके लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में सीधे जुड़ना चाहते हैं। हाँ, तो शुरू करने से पहले एक बेसिक जानकारी दे दे। ये विज्ञापन आया था 16 अक्टूबर 2025 को जी। और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2025 है, शाम 5 बजे तक। अच्छा, टाइम का ध्यान रखना होगा। हाँ, और वेबसाइट है https://helpline.cg.bharti.in। ठीक है, तो पदों से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से पद हैं। देखिए, मुख्य रूप से इसमें दो तरह के पद निकले हैं। हम्म। पहला है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, इसका तो शायद एक ही पद है। जी हाँ, सिर्फ एक पद है और ये अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। अच्छा, मतलब कोई भी योग्य महिला उम्मीदवार अप्लाई कर सकती है, किसी भी वर्ग की हो। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है कॉल ऑपरेटर। हाँ, इनकी संख्या ज्यादा है। हाँ, कॉल ऑपरेटर के कुल 12 पद हैं और इनका बंटवारा भी है 5 अनारक्षित, 4 अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए। और सबसे जरूरी बात जो आपने पहले इशारा किया था जी। कि ये सारे पद मतलब एडमिनिस्ट्रेटर और कॉल ऑपरेटर दोनों ही सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए है। हाँ, ये बहुत खास बात है इसमें। ये एक कॉन्शियस डिसीजन लगता है। बिल्कुल। शायद ये सोचा गया है कि हेल्पलाइन महिलाओं के लिए है तो महिला कर्मचारी ही शायद ज्यादा संवेदनशीलता से मदद कर पाएंगी। संभव है। अच्छा, सैलरी की भी बात कर लें। पैसा कितना मिलेगा इन पदों पर? हाँ, ये भी जरूरी है। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो मासिक वेतन है वो 45,000 रुपए बताया गया है। अच्छा, और कॉल ऑपरेटर के लिए 20,000 रुपए महीना। ठीक है। और विज्ञापन में साफ लिखा है कि ये एक मुश्त संविदा वेतन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझना जरूरी है। ये परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, एक तय समय के लिए। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है, परमानेंट नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं योग्यताओं पर, क्वालिफिकेशंस पर। यहीं से पता चलेगा कि इन रोल्स के लिए किस तरह की एक्सपर्टीज चाहिए। हाँ, पहले हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं। जी। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास या तो लॉ में मास्टर डिग्री हो। अच्छा, कानून में? हाँ, या फिर सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस या साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री हो। ये सारे सब्जेक्ट्स तो सीधे सीधे महिलाओं से जुड़े सामाजिक, कानूनी या मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जुड़े हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद ये क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। ठीक है, ये तो हुई डिग्री की बात। इसके अलावा कुछ खास स्किल्स या अनुभव भी कंपलसरी? हाँ, स्किल्स में तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और एमएस ऑफिस पर काम करने की क्षमता मांगी गई है। ये तो आजकल खैर हर एडमिन रोल में चाहिए होता है। हाँ, ये तो बेसिक है। लेकिन अनुभव वाला जो पार्ट है वो काफी स्पेसिफिक है। अच्छा, कम से कम 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव चाहिए, वो भी किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठन में, और खास तौर पर महिलाओं से संबंधित प्रोजेक्ट, हेल्पलाइन या कार्यक्रम में। अरे वाह, 5 साल का अनुभव और वो भी स्पेसिफिकली महिलाओं से जुड़े काम में। ये तो काफी काफी टारगेटेड रिक्वायरमेंट है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक और पेज है। क्या? प्राथमिकता उसे दी जाएगी जिसके पास पिछले 3 सालों में कम से कम 1 साल कॉल सेंटर या फिर काउंसलिंग का अनुभव हो। अच्छा, मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन या काउंसलिंग का अनुभव भी प्लस पॉइंट है। हाँ, उसे वेटेज मिलेगा। इसके अलावा कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी हैं। जैसे कि लोकल बोली या भाषा का ज्ञान, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करने की क्षमता और इमरजेंसी हेल्पलाइन में काम का अनुभव। ये हो तो कैंडिडेट को थोड़ी बढ़त मिल सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं कॉल ऑपरेटर्स की। ये वो लोग होंगे जो
जो असल में फोन उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, फ्रंट लाइन वर्कर्स एक तरह से। इनके लिए क्या योग्यताएं हैं? इनके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है। अच्छा, या मास्टर्स की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन काफी है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर के मुकाबले यहाँ शैक्षणिक बार थोड़ा कम है। लेकिन फिर शायद स्किल्स और अनुभव पर ज्यादा ध्यान होगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। अनिवार्य कौशल में देखिए, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी तीनों भाषाओं में अच्छा कम्युनिकेशन और लिखने का स्किल मांगा गया है। छत्तीसगढ़ी का मेंशन खास है। बिल्कुल, क्योंकि हेल्पलाइन लोकल महिलाओं के लिए है तो लोकल भाषा में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। सही बात है। और साथ ही कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी चाहिए। और अनुभव के बारे में क्या? अनुभव के तौर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का काम मांगा गया है। 2 साल, ठीक है। और इसमें भी काउंसलिंग या कॉल सेंटर का अनुभव शामिल होना चाहिए। यहाँ भी इमरजेंसी हेल्पलाइन के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि डिग्री कोई भी हो, अनुभव और कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ बहुत मायने रखते हैं। ये दिलचस्प है कि दोनों ही पदों पर अनुभव पर, खासकर रेलेवेंट फील्ड के अनुभव पर इतना जोर है। हाँ, शायद ये पक्का करने के लिए कि जो लोग आएं वो पहले दिन से ही काम की सेंसिटिविटी को समझे। हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा इन रोल्स की जिम्मेदारियों को समझें। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर का काम आखिर होगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटर का रोल काफी बड़ा है, जिम्मेदारी वाला है। उन्हें पूरी महिला हेल्पलाइन के ऑपरेशन का जिम्मा संभालना होगा, जैसे रोज कॉल सेंटर को मॉनिटर करना, मंथली रिपोर्ट्स बनाना, जो गंभीर मामले आते हैं उन पर नजर रखना। अच्छा। पुलिस, अस्पताल या दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्टाफ के काम को देखना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब उनके काम का हिस्सा होगा। तो मतलब एक तरह से वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हेल्पलाइन ठीक से चले और इफेक्टिव हो। एक लीडरशिप रोल है ये। बिल्कुल। और कॉल ऑपरेटर जो सीधे संकट में फंसी महिलाओं से बात करेंगे, उनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी? कॉल ऑपरेटर तो बिल्कुल फ्रंटलाइन पर है। उनका काम बहुत ही नाजुक है। हाँ। उन्हें जो पीड़ित महिलाएं कॉल करेंगी उनको अटेंड करना है, उनको धैर्य से सुनना है, जरूरत के हिसाब से काउंसलिंग देनी है, सही जानकारी देनी है, या फिर उन्हें पुलिस, एम्बुलेंस, शेल्टर होम जैसी सेवाओं से कनेक्ट करना है। उन्हें हर केस का रिकॉर्ड रखना होगा, प्राइवेसी बनाए रखनी होगी। ये तो काफी डिमांडिंग लगता है। हाँ, और क्योंकि ये 24 घंटे 7 सेवा है तो उन्हें शिफ्टों में काम करना होगा। विज्ञापन में साफ लिखा है कि 3 अलग-अलग शिफ्ट होंगी और ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से काम करना होगा। मानसिक रूप से काफी थका देने वाला काम हो सकता है ये। बिल्कुल, लगातार क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं होता। सही बात है। अच्छा, उम्र सीमा क्या है, एज लिमिट? उम्र की जो गिनती है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगी। ठीक है। मिनिमम उम्र 21 साल और मैक्सिमम 35 साल। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज को छूट मिल सकती है जी। पर किसी भी हालत में सारी छूट मिलाकर मैक्सिमम उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। आवेदन से जुड़ी कुछ और शर्तें भी हैं शायद, जैसे निवास प्रमाण पत्र? हाँ, आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। ओके। रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए और सिलेक्शन होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हाँ, ये तो होता ही है। एक और शर्त मैंने देखी, गोपनीयता को लेकर। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे उन्हें ज्वाइनिंग से पहले एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा कि वे काम से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी, खासकर पीड़ितों और उनके मामलों की बातें गोपनीय रखेंगे। अच्छा। अगर वे इसका उल्लंघन करते हैं तो उनकी सर्विस खत्म की जा सकती है। ये दिखाता है कि इस काम में गोपनीयता कितनी जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। वैवाहिक स्थिति को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं विज्ञापन में। जी, जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट ने कानून में जो तय मिनिमम उम्र है शादी की, उससे पहले शादी कर ली है तो वो पात्र नहीं होगा। अच्छा। और कुछ शर्तों के तहत एक से ज्यादा जीवित पति या पत्नी होने पर भी शायद अपात्रता हो सकती है। विवाहित उम्मीदवारों को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सर्टिफाइड एक एफिडेविट भी देना होगा। उसमें क्या होगा? उसमें शायद दहेज न लेने देने जैसी घोषणा शामिल हो सकती है। हालांकि विज्ञापन में क्लियरली लिखा नहीं है, पर आमतौर पर ऐसा होता है। ठीक है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। इतने सारे नियम, योग्यताएं, अनुभव, आखिर उम्मीदवार चुने कैसे जाएंगे? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन प्रोसेस का जो आधार है वो अंकों पर है। कुल 100 अंक है। 100 अंक, ठीक है। और इसका बंटवारा काफी ध्यान देने लायक है। कैसे? देखिए, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए मैक्सिमम 60 अंक रखे गए हैं। 60 अंक,
यानी 60% वेटेज सिर्फ डिग्री का। हाँ, फिर जो मिनिमम अनुभव चाहिए उसके अलावा अगर किसी के पास एक्स्ट्रा अनुभव है तो हर पूरे साल के लिए 2 अंक मिलेंगे, मैक्सिमम 10 अंक तक। अच्छा, एडिशनल एक्सपीरियंस के 10 अंक। जी। और अगर किसी ने पहले राज्य महिला हेल्पलाइन या चाइल्ड हेल्पलाइन में काम किया है तो उसे बोनस के तौर पर हर पूरे साल के 2 अंक मिलेंगे, वहां भी मैक्सिमम 10 अंक तक। तो ये हो गए 60 + 10 + 10 = 80 अंक। ये तो सारे के सारे कागज पर आधारित हैं, मतलब क्वालिफिकेशन और अनुभव पर। बिल्कुल सही। यहीं पर यह प्रक्रिया थोड़ी अलग दिखती है। 80% वेटेज सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। तो बाकी 20 अंक? बाकी बचे 20 अंक वॉक इन इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए रखे गए हैं। सिर्फ 20 अंक इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के? हाँ, और इस 20 अंकों के हिस्से में लोकल भाषा या बोली के ज्ञान को परखने पर भी जोर दिया गया है। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है, खासकर कॉल ऑपरेटर जैसे रोल के लिए, जहां कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, दबाव में शांत रहने की क्षमता, ये सब कितना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। क्या 20 अंकों में इन सबको ठीक से परखा जा सकता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। ये जो सिलेक्शन का स्ट्रक्चर है, ये अनुभव और फॉर्मल क्वालिफिकेशन को बहुत ज्यादा वेटेज देता है। हो सकता है इसके पीछे सोच ये हो कि भाई इस तरह की सेंसिटिव सर्विस में अनुभवी लोगों को ही लाया जाए, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट का इतना कम वेटेज कहीं उन जरूरी सॉफ्ट स्किल्स के मूल्यांकन में कमी तो नहीं लाएगा जो कागजों पर नहीं दिखते? सही बात है। अच्छा, तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी फिर? इन्हीं सॉन्गों के आधार पर 80 जो दस्तावेजों के हैं और 20 जो इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के हैं। ओके। इनके टोटोटिव फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। हाँ। अगर 2 उम्मीदवारों के अंक बराबर हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर कैसे होगा? हाँ, टाई होने पर तो जिसे इंटरव्यू स्किल टेस्ट में ज्यादा अंक मिले होंगे उसे प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा। और अगर इंटरव्यू के अंक भी बराबर हैं तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे चुना जाएगा। ठीक है। और इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा? पहले 80 अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर हर पद के लिए जितनी सीटें हैं उसके 5 से 10 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, मतलब काफी लोगों को मौका मिलेगा इंटरव्यू तक पहुंचने का। हाँ, जैसे कॉल ऑपरेटर की 12 सीटें हैं तो मान लीजिए लगभग 60 से 120 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आवेदन करते समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को लेकर कोई खास इंस्ट्रक्शन है? हाँ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त संस्था के एम्प्लॉयर द्वारा जारी होना चाहिए। ठीक है। और उसे किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना होगा। सर्टिफिकेट असली है या नहीं इसकी जांच भी होगी। और अनुभव केवल डिग्री पूरी करने के बाद का ही गिना जाएगा, डिग्री के दौरान का नहीं। अच्छा। और एक और जरूरी बात, अगर कोई पहले से सरकारी या सेमी गवर्नमेंट नौकरी में है तो उसे अपने करंट एम्प्लॉयर से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आवेदन के साथ लगाना होगा, वरना आवेदन रद्द हो सकता है। ये जरूरी पॉइंट है। ठीक है, आवेदन भरने से जुड़ी कुछ और बातें जो ध्यान रखनी चाहिए? हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से सही और पूरा भरा होना चाहिए। अधूरा या गलत जानकारी वाला आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई दोनों पदों के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटर और कॉल ऑपरेटर दोनों के लिए, तो उसे अलग अलग आवेदन करना होगा। अच्छा, एक ही फॉर्म से काम नहीं चलेगा? नहीं, और लिफाफे पर साफ लिखना होगा कि किस पद के लिए है। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही देना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी कम्युनिकेशन उसी पर होगी। हाँ, ये तो आजकल हर फॉर्म में होता है। और इंटरव्यू स्किल टेस्ट के लिए आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है। आपने शुरू में बताया था कि ये संविदा भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट पर। ये कितने समय के लिए होगी? विज्ञापन के अनुसार शुरुआत में ये अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 2 साल के लिए होंगी। 2 साल? हाँ, और ये अवधि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि भारत सरकार इस योजना को यानी मिशन शक्ति के तहत हेल्पलाइन को कब तक जारी रखती है। अच्छा। कैंडिडेट के काम और व्यवहार के आधार पर हर साल सर्विस पीरियड बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सटेंशन हो सकता है। हाँ, पर यह है पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट जॉब ही। और जो चुने जाएंगे वो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविधान नियुक्ति नियम और समय समय पर जो भी नियम लागू होंगे उनसे बंधे होंगे। और नौकरी छोड़नी हो या हटानी हो तो दोनों तरफ से यानी कर्मचारी या नियोक्ता किसी को भी 1 महीने का नोटिस देना होगा सेवा समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो हमने इस विज्ञापन के लगभग सभी पहलुओं को देख लिया है। हाँ, काफी विस्तार से बात हो गई। पद कौन से हैं, योग्यताएं क्या है, जिम्मेदारियां, वेतन, चयन प्रक्रिया, सेवा की शर्तें, सब कुछ। तो संक्षेप में कहें तो छत्तीसगढ़ महिला हेल्पलाइन 181 के लिए हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर और कॉल ऑपरेटर के पदों पर भर्ती हो रही है जी, जो केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है। हाँ, और इसके लिए स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अनुभव और खास तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। बिल्कुल। आवेदन ऑनलाइन है,
15 नवंबर 2025 तक, और ये कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित मौका है। तो कुल मिलाके इसका क्या मतलब निकलता है? एक तरह से देखें तो ये उन योग्य महिला उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है जो सीधे तौर पर राज्य में महिलाओं की मदद और सुरक्षा के इतने जरूरी काम में अपना योगदान देना चाहती हैं। हाँ, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन का हिस्सा बनने जैसा है। सही कहा। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। हमने देखा कि सिलेक्शन प्रोसेस में अनुभव और क्वालिफिकेशन को 80% वेटेज है, जबकि इंटरव्यू स्किल टेस्ट को सिर्फ 20%। कॉल ऑपरेटर जैसी भूमिका, जहां रोजाना आपको इमोशनली चार्ज्ड स्थितियों से निपटना है, वहां सहानुभूति यानी एम्पैथी, धैर्य और इमोशनल स्ट्रेंथ जैसे गुण कितने जरूरी होते हैं। बहुत ज्यादा। तो क्या ये मौजूदा सिलेक्शन प्रोसेस इन अमूर्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण गुणों को पर्याप्त रूप से परख सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं, तो कैसे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हेल्पलाइन में काम करने वाले लोग न केवल क्वालिफाइड हों, बल्कि भावनात्मक रूप से भी इस संवेदनशील काम के लिए सबसे उपयुक्त हों, ताकि ये हेल्पलाइन सच में जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक मजबूत, प्रभावी सहारा बन सके? ये सोचने वाली बात है कि चयन प्रक्रिया में इन मानवीय गुणों का मूल्यांकन कैसे बेहतर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल।